ट्रेनों में आग लगाने वाली चुड़ैल। भाई, मुझे तो मैप में आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अब हम कहाँ चलें? वैसे भी हम थक चुके हैं। हाँ पीयूष, और मुझे प्यास भी लगी है, पर मेरी बोतल में पानी नहीं है। ये लो, मेरी बोतल से पानी पी लो। ओह नो, मेरा भी पानी खत्म हो गया। साक्षी, तुम्हारे पास है क्या? नहीं यार, मैंने तो पहले ही सारा पानी पी लिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक झरना देखा था, हम वहाँ से पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहीं चलो, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। ये कहते ही साक्षी तीनों को उस झरने के पास ले जाती है, जहाँ का नजारा देखने लायक था। चारों ओर रंग बिरंगी तितली और चिड़ियां उड़ रही थी, साथ ही झरने की आवाज गूंज रही थी। तभी दोनों लड़कियां ये नजारा देखकर कहती हैं, वाओ यार, पता नहीं था कैंपिंग करने में हमें इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी मिलेगा। सच में यार, एकदम बोले तो धांसू रापचिक जगह है बीड़ू। वो तो है, अब पानी भी पी लो, या देखकर ही प्यास बुझ गई? हमें आगे भी जाना है। सभी लोग पानी भरने लगते हैं। तभी कबीर को एक तैरती हुई बोतल मिलती है, जिसके अंदर कोई कैद था। कबीर उस बोतल को लेकर कहता है, अरे मेरे दोस्तों, देखो ये मुझे क्या मिला। इस बोतल में कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा क्या है, जरा मुझे भी दिखा। कबीर जैसे ही साक्षी को वो बोतल देता है कि तभी वो बोतल उसके हाथ से फिसल कर टूट जाती है, जिसमें से एक भयंकर चुड़ैल निकलकर विशाल रूप ले लेती है। इतनी बड़ी कि वो चारों उसके सामने चूहे के बराबर लग रहे थे, और यकायक साफ आसमान बदलकर काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी और वो चुड़ैल हंसकर अपने मुंह से आग उगलने लगी। आखिर आज मैं आजाद हो ही गई। मेरे तो हाथ पांव ही अकड़ गए उस छोटी सी बोतल में रहकर, और इतने सालों बाद आजाद हुई हूँ तो बहुत भूख लग रही है। दोस्तों, इस बोतल में से तो बहुत बड़ी चुड़ैल निकली है, हमें भागना होगा, कहीं ये हमें खा ना जाए। हाँ, चलो सब अपनी जान बचाओ और भागो, क्योंकि इसे हमें पकड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये कहते ही चारों भागने लगते हैं, पर चुड़ैल के एक कदम आगे बढ़ाने से ही धरती पर भूकंप सा आ जाता है, और दूसरा कदम रखते ही वो सब गिर पड़ते हैं और उठकर भागने लगते हैं। इतने में चुड़ैल उन चारों को अपनी दोनों मुट्ठी में उठाकर कहती है, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, और कितना भागोगे मुझसे? दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिख रहा। अब तो तुम ही मेरा भोजन बनोगे और मेरी भूख मिटाओगे। देखो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि हमने तुम्हें आजाद किया है। हमें जाने दो। हाँ, हमें जाने दो, हमने तुम्हें बाहर निकाला है और तुम हमें कहाँ जाओगी? ये कैसा न्याय है भला? नैनी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, और वैसे भी हम चारों को खाकर तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। तुम्हें बहुत सारा भोजन चाहिए, तुम ये पेड़ पौधे खा सकते हो। नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, जो कि मैं नहीं बनूंगी। अभी तुमने मेरी ताकत नहीं देखी है, ये देखो, भून कर खाऊंगी तुम्हें। चुड़ैल ऐसा कहते ही अपने मुंह से बड़ी बड़ी आग निकालती है, जिसके बाद कुछ पेड़ों में आग भी लग जाती है। चारों डर जाते हैं और उससे माफी मांगकर कहते हैं, देखो चुड़ैल जी, हम पर दया करो, हमने तुम्हें इतने सालों बाद कैद से आजाद किया, और अब तुम हमें मार दोगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अपने दिल से सोच कर देखो। हाँ प्लीज, हमारे लिए थोड़ा सोचो, हमें जाने दो। ठीक है, तुम चारों ने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाओ, मैं अपना खाना कहीं और ढूंढ लूंगी। ये बोलकर चुड़ैल चारों को जमीन पर उतार देती है। चारों भागते हुए वहां से चले जाते हैं, और गुस्से में चुड़ैल मुंह से आग निकालने लगती है और भूख शांत करने के लिए पेड़ों को उखाड़कर खाने लगती है। देखते ही देखते वो एक रेलगाड़ी की सुरंग के पास पहुंचती है, जहां से रेलगाड़ी आ रही थी। अरे ये रेलगाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल खिलौने की तरह चलती हुई आ रही है। चुप 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 चुप, चलो इस सुरंग के ऊपर बैठ जाती हूँ और खेल खेलती हूँ, आग का खेल। ये कहकर चुड़ैल उस सुरंग के ऊपर बैठ जाती है, जहां से सभी रेलगाड़ियों को गुजरना था। तभी एक रेलगाड़ी आती है और चुड़ैल ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग निकालकर उस ट्रेन को आग लगा देती है। ट्रेन के सभी लोग डर जाते हैं। तेज रफ्तार से ट्रेन में तेजी से आग फैल जाती है। फिर उस ट्रेन के सभी लोग राख बन जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल खुश होते हुए ताली बजाकर बोलती है, अरे वाह, मैं तो अपने मुंह से बहुत अच्छी और पहले की तरह आग निकालती हूँ।
चलती हुई आग की ट्रेन कितनी चमचमा रही थी। अब तो मैं ऐसे ही और ट्रेनों में आग लगाऊंगी, सबके साथ यही करूंगी। कुछ देर बाद और ट्रेन आती है और वो अपने मुंह से इसी तरह आग निकालकर ट्रेनों में आग लगा देती है। आग लगी हुई ट्रेन काफी दूर तक आगे जाती है। जलती हुई आग की ट्रेन को देखकर बाकी के स्टेशन के लोग मिल जाते हैं और कहते हैं, बाप रे बाप, इस ट्रेन में कितनी भयंकर आग लगी है। मैं तो अब कभी भी ट्रेन में नहीं बैठूंगी। चल बेटा, यहाँ से वापस चलते हैं। हाँ हाँ माँ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है आग से। हाँ बेटा चल, आज के बाद हम कभी ट्रेन में नहीं बैठेंगे, ना यहाँ आएंगे। जो चलती आग की ट्रेन को देखकर हाल उन माँ बेटे का था, वही हाल बाकी स्टेशन के लोगों का भी होता है। रेल अधिकारी और रेल चालक उस ट्रेन को रोकने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि चुड़ैल की शक्ति उस ट्रेन को बेकाबू कर चुकी थी। यही सब चुड़ैल बाकी की आती जाती ट्रेनों के साथ भी करती है और मुंह से आग निकालकर उन्हें जला दिया करती थी। वाह, ये मौत का खेल तो मुझे और दीवाना बनाता जा रहा है। ऐसे ही हर ट्रेन को आग लगाऊंगी ताकि इस धरती पर से बोझ भी कम हो जाए। नफरत है मुझे लोगों से। उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे कैद किया। अगर कहीं मिल गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इस ट्रेन की तरह ही ट्रेन में बिठाकर उसे भस्म कर दूंगी, या तो कच्चा निकल जाऊंगी। तभी एक और ट्रेन आती है और चुड़ैल उसे पकड़कर हवा में झुला देती है। ट्रेन के सभी लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं तो कुछ बाहर निकलकर ऊंचाई की वजह से मर जाते हैं। ओहो, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मजा तो तब आता है जब ये ट्रेन टनल से आग लगती हुई बाकी स्टेशन पर भी जाती है और उन लोगों को भी जला देती होगी। इससे मेरा खौफ और ज्यादा बढ़ेगा। चुड़ैल उस ट्रेन को वापस उसी पटरी पर रख देती है। ट्रेन का चालक घबराते हुए कहता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी विशाल चुड़ैल, ये तो सबको मार डालेगी। मुझे जल्दी से ट्रेन चलानी होगी। ये ट्रेन तो मुझसे भागने की कोशिश कर रही है, पर मेरी मुंह से निकली आग का सामना नहीं कर सकती। ये कहते ही चुड़ैल उस ट्रेन को आग लगा देती है। उसकी निकली हुई आग आसपास के पेड़ों में भी लग जाती है और ऐसे ही हर ट्रेन को आग लगा देती है। सभी ट्रेन के लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस चुड़ैल को किस तांत्रिक बाबा ने एक बोतल में कैद किया था और आजाद होने के बाद वो क्यों इस तरह से हर ट्रेन को आग लगाकर जलाई जा रही थी, और क्यों वो चुड़ैल लोगों से नफरत करती थी। क्या इन सब सवालों का जवाब एक है या बात कुछ और है, और ये मौत का खेल कब तक चलता है? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी के अगले भाग का इंतजार करिए। चुड़ैल बच्ची और गर्भवती मौसी। मौसी जी, उठो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। संजना नींद से जागती है और अपने सामने अपनी भांजी शीतल को एक चुड़ैल बच्ची के रूप में देखकर अचंभित रह जाती है और डर के मारे उससे कहती है, शीतल, तुम यहाँ? बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? मौसी जी, उन्होंने मुझे कई दिन तक भूखा प्यासा बंद रखा और मुझे मार दिया। वो लोग आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार देंगे। मौसी जी, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी संजना अपनी रसोई से एक प्लेट में खाना लेकर आती है और चुड़ैल बच्ची को खिलाने लगती है, लेकिन अचानक से संजना के पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये क्या? मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, लगता है मेरा समय आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा मौसी जी, और ना ही आपके पेट में पल रहे बच्चे को होगा। वो बिल्कुल सही सलामत इस दुनिया में अपनी आंखें खोलेगा। तभी चुड़ैल बच्ची अपना हाथ संजना के पेट पर रखती है, जिसके बाद संजना के पेट के अंदर से एक प्यारा सा बच्चा निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर संजना बहुत खुश हो जाती है कि तभी अचानक से संजना को कोई नींद से जगाने लगता है। अरे संजना, जल्दी उठो, मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रही हो? इतनी देर तक कैसे सो सकती हो तुम? जैसे ही संजना नींद से जागती है, उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या? मैं तो एक सपना देख रही थी। क्या शीतल सच में मर चुकी है?
या फिर ये सिर्फ एक सपना है। संजना की बात सुनकर और उसे रोता हुआ देख अनुराग को ये समझने में देर नहीं लगती कि संजना ने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा है। जिसके बाद अनुराग संजना से कहता है, लगता है फिर से तुमने कोई बुरा सपना देखा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा तुमने सपने में क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम रो रही हो? अनुराग के पूछने पर संजना उसे अपने सपने में आई शीतल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर अनुराग कहता है, देखो अगर तुम ऐसे ही शीतल के बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हें हमेशा ऐसे डरावने सपने आते रहेंगे जो कि तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो और शीतल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। संजना अनुराग की बात मान लेती है और बिस्तर से उठकर घर के काम करने लग जाती है। जिसके बाद वो अनुराग को उसका लंच पैक करके उसकी ड्यूटी पर भेज देती है और पूरे दिन अपने सपने के बारे में सोचती रहती है। आखिर कौन है वो लोग जिसके बारे में शीतल मुझसे बात कर रही थी? लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। संजना पूरे दिन परेशान रहती है और एक ही बात बार बार सोचती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को संजना अनुराग के साथ खाना खाकर सोने चली जाती है। जैसे ही आधी रात हो जाती है वो दोबारा से सपना देखने लगती है, जिसमें कुछ लोग शीतल को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी शीतल मरते समय संजना से कहती है, मौसी जी, यहाँ से भाग जाओ, ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी तरह आपको भी मार देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। शीतल की ये बात सुनते ही संजना की आंखें खुल जाती हैं और वो घबराते हुए नींद से जाग जाती है। जैसे वो उठकर अपने सामने देखती है कि उसके सामने शीतल की चुड़ैल खड़ी होती है, जो उसके कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे बाहर जाते हुए देख संजना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शीतल की चुड़ैल देखते ही देखते छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद संजना रोते हुए शीतल से पूछती है, आखिर क्या चाहती हो तुम और बार बार मेरे सपनों में क्यों आती हो? मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना था, लेकिन तुम तो मेरी और मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हो। नहीं मौसी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपके और आपके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई? कैसी सच्चाई? आखिर किस सच्चाई की बात कर रही हो? मौसी जी, आप तो जानती हो, उस हादसे में मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आपने ही मुझे पाला था। आपने मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। नहीं मौसी जी, ऐसा नहीं है। मौसा जी ने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे कुछ गुंडों के हवाले बेच दिया था। उन गुंडों ने मुझे कई दिन तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रखा और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया। ऐसे ही एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मुझे मुक्ति नहीं मिली, जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद भी मैं आपकी ममता से दूर नहीं हो पाई और आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई थी, उस दिन मौसा जी अपनी माँ के साथ एक कमरे में बात कर रहे थे। माँ, आप चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की और बात है। उस शीतल की बच्ची को तो मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब बस ये संजना हमारे रास्ते में है। जैसे वो मेरी औलाद को पैदा करेगी, उसके पिता की सारी दौलत हमारे बच्चे के नाम हो जाएगी, जो संजना के पिताजी मरने से पहले उसके बच्चे के नाम करके गए थे। उसके बाद संजना मेरे किसी काम की नहीं रहेगी और मैं उसे भी मार दूंगा। अरे वाह लल्ला, तूने तो एक तीर से दो निशाने बनाए हैं। आखिर तू मेरे ऊपर जो गया है, ले इसी बात पर मिठाई खा। उस रात वो दोनों जश्न मना रहे थे। मेरी मौत की वजह भी अनुराग मौसा जी और उनकी माँ जी है। मैं यहाँ आपको बचाने के लिए रुकी हूँ।
शीतल चुड़ैल की बात सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही जोरों से रोने लगती है। रोते रोते संजना शीतल को गले से लगाती है और उससे कहती है, बिटिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने पति के ऊपर भरोसा करके तुझे उनके साथ भेज दिया। अनुराग जी ने मुझसे ये कहा था कि वो तुम्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले जा रहे हैं। चलो मौसी, हमारे पास समय नहीं है। अगर मौसा जी आ गए तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें उनके बारे में पुलिस को बताना होगा, नहीं तो आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। संजना अपनी बेटी चुड़ैल के साथ वहां से भागने ही वाली होती है, लेकिन अनुराग पहले से ही वहां पहुंचकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद अनुराग संजना से कहता है, अब तो तुझे हमारी सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है, अब तू क्या करेगी? ओह, कहीं पुलिस को कंप्लेन करने की तो नहीं सोच रही? क्योंकि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। संजना गर्भवती होती है और अनुराग उसे उसी समय मारने लगता है, लेकिन चुड़ैल बच्ची अपनी मौसी को बचाने के लिए अनुराग के ऊपर हमला कर देती है और अपनी शक्तियों के द्वारा अनुराग को वहीं बांध देती है। तभी अचानक से संजना को बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है। शीतल, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। संजना को दर्द में तड़पते हुए देख शीतल से रहा नहीं जाता, जिसके बाद शीतल अपनी मौसी को बाहर खड़ी एक सब्जी बेचने वाली रेडी के ऊपर लिटा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। जैसे ही शीतल संजना को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है, शीतल को देखकर हॉस्पिटल के सभी लोग डरने लगते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे देखकर डर जाता है। कोई उससे कुछ कहता इससे पहले ही शीतल डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरी मौसी जी हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज इन्हें बचा लो। चुड़ैल बच्ची की ये बात सुनते ही डॉक्टर तुरंत उसी समय संजना को ओपीडी में ले जाती है, जिसके बाद कुछ ही देर में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी डॉक्टर संजना के बच्चे को बाहर लेकर आता है और शीतल से कहता है, अरे मुबारक हो, तुम्हारी मौसी को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। बच्चे की शक्ल देखते ही शीतल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो बच्चे को अपनी मौसी के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, मौसी जी, अपना और मेरे भाई का ख्याल रखना, कुछ ही देर में पुलिस आती ही होगी, उन्हें अपना बयान दे देना और अनुराग मौसा जी और उनकी माँ को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलाना। ये कहते ही शीतल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुलिस को अपने पति अनुराग और अपनी सास की कंप्लेन लिखवा देती है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और संजना अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। भूतिया चुड़ैल मधुमक्खी। कृष्णापुर गांव में सभी लोग बड़े खुशी से रह रहे थे। अचानक से गांव में एक भूतिया चुड़ैल मधुमक्खी की दहशत फैल जाती है और वो धीरे धीरे गांव के लोगों को गायब करती जा रही थी। गांव के लोगों ने अनुमान लगाया है कि वो बड़ी ही विशाल रूप चुड़ैल मधुमक्खी है। साथ ही आज तक उसे कोई नहीं देख पाया है, ना पकड़ पाया है। आखिर आगे क्या होगा? क्या गांव के लोग उस चुड़ैल भूतिया मधुमक्खी से बच पाएंगे या वो सबको मार डालेगी? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह मोहन जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था। तभी उसकी पत्नी प्रिया कहती है, अजय आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा था कल शाम को मुझे कि लकड़ियां खत्म हो गई हैं, खाना नहीं बन पाएगा, तो लकड़ी लेने जा रहा हूँ जंगल से। अरे हाँ, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। ठीक है, अब जाइए और जल्दी आना, आपको पता है जंगल में खतरा है। हाँ हाँ प्रिया, आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, और तुम सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, उस मधुमक्खी का कोई भरोसा ही नहीं है। जी मैं कर लूंगी, आप जाइए। ये बोलकर मोहन जंगल चला जाता है और प्रिया सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। वहीं मोहन भी पहुंचकर लकड़ी काटने लगता है। तभी घुनघुन करती हुई एक बड़ी सी मधुमक्खी आती है। आज के लिए इतनी लकड़ी काफी है, थक गया, मैं तो इसी को ही लेकर चलता हूँ। मोहन जाने लगता है तो मधुमक्खी उसे पुकारती है, मोहन, ओ मेरे प्यारे मोहन, तनिक मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है मदद के लिए?
पर यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। मोहन को जब कोई नहीं मिलता तब वो दोबारा चलने लगता है। तभी वो चुड़ैल मधुमक्खी उसके सामने आती है। अरे प्यारे मोहन, कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मधुमक्खी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम लोग अब मुझसे छुप कर रहते हो और अब सामने से शिकार आया है तो उसका तो मैं खून पीकर ही रहूंगी। मैं वो मधुमक्खी नहीं जो फूलों का रस पीती हूँ, मैं तो इंसानों का खून पीकर जीती हूँ। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ इस मधुमक्खी से, ये मुझे मार डालेगी। ये बोलते ही चुड़ैल मधुमक्खी उसे अपने पैरों में जकड़कर पंख फैलाए अपने छत्ते में उठाकर ले जाती है और कहती है, अब आएगा मजा। ये मैं तुम्हारा इतना खून चूस लूंगी कि तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी नहीं बचेगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। न न न, मैं सौदा करने वालों में से नहीं हूँ। ये बोलते ही वो मधुमक्खी उसके हाथ पैरों पर डंक मारती है, उसका सारा खून पी जाती है, फिर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। तुम लोग जितना चाहे मुझसे छुप कर रह लो, पर मैं भी भूत या चुड़ैल मधुमक्खी हूँ, अपना बदला लेकर ही रहूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी जो कि 6 साल की थी उसके पास जाती है, जो कि जंगल के बीचों बीच एक घर में रहती थी। बेटा, मैं आ गई, तुमने खाना खाया? माँ, आप आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा था और कुछ खाया भी नहीं। अच्छा बताओ, क्या खाओगी तुम? खीर, कचौड़ी, हलवा, पूरी। माँ, मुझे यही सब खाना है। ठीक है। ये बोलते ही चुड़ैल जादू से उसके सामने स्वादिष्ट खाना रख देती है, साथ ही उसे बहुत प्यारी गुड़िया भी देती है, जिसे देखकर जानवी कहती है, अरे वाह माँ, इतना सारा खाना और ये गुड़िया मेरे लिए है, ये तो बहुत ही प्यारी है। शुक्रिया माँ। बेटा, ये तो मेरा फर्ज है, पर अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या करती। अपने कातिल को छोड़ूंगी नहीं मैं, उसने मुझे तुमसे अलग कर दिया। एक बार मिल जाए मुझे कि ये सब करने वाला कौन था। ये कहते ही वो अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने लगती है। फिर रात में वो गांव में जाकर और भी लोगों को उठाकर अपने छत्ते में ले आती है। खून चूसकर उनके शरीर के अंगों को काटकर मार डालती है। 2-3 औरतें मंदिर से लौट रही थी। बड़ी सी मधुमक्खी उन्हें भी अपने गांव में जकड़कर छत्ते की ओर ले जाती है और वो औरतें चिल्लाने लगती हैं, अरे छोड़ो, हमें मार डालेगी। अरे मैं मार डालोगी क्या? हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ो हमें। अरे कोई बचाओ हमें इस विशाल मधुमक्खी से, ये हमें मार डालेगी। ये वही मधुमक्खी है जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अरे जाने दो हमें। तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम मुझे ये बता दो कि कुछ समय पहले इस गांव में एक शहद बेचने वाली के शहद में किसी ने जहर मिलाया था। क्या तुम में से कोई जानता है? अरे हमें छोड़ दो, हमें कुछ भी नहीं पता, हम नहीं जानते किसने जहर मिलाया। हम नहीं जानते। नहीं पता ना? तुम्हें नहीं पता तो अब मैं तुम्हें छोड़ ही देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उन सभी औरतों को हवा में छोड़ देती है और वो सभी औरतें गहरी नदी में जाकर गिरती हैं। वहीं चुड़ैल पूरे गांव में गुनगुन करके अपने कातिल को ढूंढती है, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चलता और अपने बढ़ते गुस्से में और 2-4 लोगों की जान ले लेती है। वहीं वो औरतें नदी से बचकर मुखिया के पास चली जाती है और कहती है, मुखिया जी, हमने उस मधुमक्खी को देखा, वो बहुत ही बड़ी है और मुझे लगता है वो शायद जंगल में रहती है। हम सभी गांव वालों को जंगल में जाकर उसे मारना चाहिए। हाँ मुखिया जी, हम बड़ी मुश्किल से नदी से बचकर आए हैं, वरना उसने तो हमें मार ही दिया था। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कल सुबह हम सभी गांव वाले वहाँ जाएंगे, रात में जाना ठीक नहीं है। अगले दिन सभी मुखिया के कहने से उसी जंगल की ओर जलती मशाल लिए उस मधुमक्खी चुड़ैल को ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर एक गर्भवती औरत नदी किनारे मटका लिए फिसल जाती है, जिसे वो मधुमक्खी चुड़ैल बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा बच्चा तो ठीक है? तुम वही मधुमक्खी हो ना जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी है, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, आखिर क्यों? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सब लोग समझते हो। जब ही गांव के लोग उस मधुमक्खी तक पहुंचते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो औरत कहती है, अरे आप सभी ऐसे मत मारिए, ये बेकसूर है, इसने मेरी जान बचाई है।
ये तुम्हें भी मार डालेगी, इधर आ जाओ। आप सब मुझे एक मौका दीजिए, मैं बेवजह किसी को नहीं मारती। मैं अपने कातिल को ढूंढ रही हूँ जिसने मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। 1 साल पहले मैं वही मीना हूँ जो इस गांव में मीठा शहद बेचती थी। आप सब ने कई बच्चों की मृत्यु की वजह से मुझे मेरी मधुमक्खियों के साथ जला डाला और मैं मर गई। मैं बेकसूर थी, मैंने शहद में जहर नहीं मिलाया था। किसी ने मेरे साथ छल किया था ताकि मैं आप सब तक शहद ना पहुंचा पाऊं, पर वो कौन है वो मुझे आज तक नहीं मिला। इसीलिए मैं गांव में उसी को ढूंढती रहती हूँ और लोगों को भी मार देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे अभी तक मेरा कातिल नहीं मिला है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस धोखेबाज का पता लगाऊंगा। तभी वहाँ से हरिया भागता है। मधुमक्खी समझ जाती है कि वो वही आदमी है और मधुमक्खी उसे पकड़कर गांव वालों के सामने लाकर कहती है, तो इसीलिए भाग रहा था ना, ताकि मैं तुझे मार न पाऊं, पर मैंने तुझे पकड़ लिया। बता, तू ही है ना वो जिसने मेरे शहद में जहर मिलाकर बच्चों को मार डाला? बता क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो, तुम्हारे शहद की ज्यादा बिक्री से मेरे शहद नहीं बिक रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे शहद में जहर मिला दिया जिससे तुम पर इल्जाम लगे और तुम्हारा ये काम बंद हो जाए, और मैंने जैसा चाहा वही हुआ। देख लीजिए मुखिया साहब, मैं इसे मार डालूंगी। ये तुम्हारा गुनहगार है, तुम इससे कोई भी सजा दो, पर बदले में तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। पर मेरी बेटी, उसे कौन देखेगा अगर मैं चली जाऊंगी? आज से तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी समझकर पालूंगा, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मुखिया जी। ये बोलती मधुमक्खी उस आदमी को अपने पैरों में दबोचकर उसी नदी में डूब जाती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही मुखिया उसकी बेटी को पालता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। 3 जादुई गन्ना मशीन। स्वरूपगढ़ गांव में मदन, गगन और लखन नाम के 3 भाई एक संग रहा करते थे। जहां मदन और गगन मेहनत और ईमानदारी भरा रुझान रखते थे, वहीं बड़ा भाई लखन हमेशा ग्राहक से छल कपट से धन कमाया करता था। तीनों एक मंडी में सब्जी बेचा करते थे। सांझ को तीनों घर लौटकर अपनी अपनी कमाई को गिनते हुए कहते हैं, आज कुल मिलाकर मैंने 5000 की सब्जियां बेची हैं। अगर आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो काट छाट कर 1000 रुपए पड़ा। मेरी कमाई भी एकदम तेरे बराबर है। लखन भैया, आपकी आज की कमाई कितनी हुई? अरे, अपनी कमाई का बखान करके तुम दोनों मुझे जलाने का काम मत करो। जाने किसका मुंह देख कर गया था जो पूरे दिन कमर तोड़कर ये चंद चिल्लड़ हाथ लगे हैं। भैया, जरूर आपने सवेरे लालच का मुंह देखा होगा। आपके अधिक लोभ लालच के चलते ही ग्राहक भागते हैं। मंडी में आने वाले सभी ग्राहकों को खबर है कि आप उनकी सब्जियां जिस दोषपूर्ण वामतंत्र से तौलते हो, उसके भीतर क्या तिकड़मबाजी है। ये सुनकर लखन भौएं चढ़ाकर अपने बड़े होने का रौब झाड़कर कहता है, बस तब से दोनों एक ही सुर में सुर मिलाए जा रहे हो। अपना ये ज्ञान अपने पल्ले रखो। तुम मेरे बड़े नहीं हो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। लखन अपना भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए चल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सांझ तीनों भाई आपस में बैठकर कहते हैं, पूरी मंडी में सैकड़ों ठेले वालों की भरमार हो चुकी है, जिससे कि कमाई भी बहुतेरे हिस्सों में बट गई है। हमें कोई दूजा काम शुरू करना है। मदन, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा गन्ने के जूस की बिक्री है, क्यों ना हम तीनों भाई गन्ने के जूस का ठेला खोल दें? हाँ, तो फिर तेरा कल भोर हम मंडी से गन्ने खरीदने चलेंगे। फिर मदन और गगन सुबह उठकर कहते हैं, बड़े भैया, अरे ओ लखन भैया, उठो तो। अरे गन्ने खरीदने नहीं चलना क्या? आज से हम तीनों भाई को गन्ने का जूस बेचना है। अरे तुम बेचो जूस, मैं अपने सब्जी के कारोबार में ही संतुष्ट हूँ। अरे छोड़ गगन, अगर ये जीवन भर घुइयां और कद्दू बेचकर खुश है तो होने दे। मदन और गगन गन्ने और सस्ते दर के 2 गन्ना मशीन खरीदकर गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। उनका ये कारोबार खूब फलता है, जिसे देख लखन मन में कुढ़ते हुए कहता है, ये कद्दू लौकी बेचकर तो घुइयां भी मेरे हाथ नहीं लग रहा, मगर मेरे ये दोनों भाई गन्ने का जूस बेचकर अच्छे नोट छाप रहे हैं। अब कल से मैं भी गन्ने का जूस बेचकर इनके सारे ग्राहक को अपने पास बटोर कर इन अनमोल रतन पर ऐसा कहर बरसाऊंगा कि इनके जूस का कारोबार ठप पड़ जाएगा। लखन बुरी मनसा के साथ अगली सुबह से गन्ने के जूस का ठेला लाकर अपने भाइयों के ठेले के पास खड़ा करके कहता है, ताजा ताजा गन्ना रस पी लो, गर्मियों का बेनजीर तोहफा गन्ने का जूस सिर्फ 5 रुपए प्रति गिलास की ले लो भैया, ताजा गन्ने का रस। देख ले गगन, लखन भैया ने एक बार फिर अपना लालची रुझान दिखाना शुरू कर दिया। वो भली तरह जानते हैं कि हम दोनों भाई 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस बेच रहे हैं, तो फिर ये आधे दाम पर जूस बेचकर क्यों हमारा धंधा चौपट करने पर तुले हैं।
अरे तू फिक्र मत कर मदन भैया, चाहे कितने भी हाथ पैर पटक ले, हमारे गन्ने के जूस की बात ही निराली है, क्योंकि हम खराई से ग्राहकों को अच्छे और किफायती गन्ने का जूस बेचते हैं, न कि इनकी तरह बेकार गुणवत्ता के गन्ने का जूस। तमाम ग्राहकों की भीड़ गगन और मदन के जूस के ठेले पर खड़ी थी। वहीं लखन का ठेला एकदम उदास पड़ा था, जिसे देख वह कहता है, इससे पहले कि मेरे दोनों भाइयों की आंखें घमंड से चढ़ जाएं, आज मैं इस गन्ना मशीन को ही चूर चूर कर दूंगा। आधी रात जब दोनों भाई नींद के आगोश में थे, तब लखन उनके गन्ने की मशीन के पुर्जे को चुरा कर कहता है, इस एक पेंच के बिना ये गन्ना मशीन किसी काम की नहीं। अगले सवेरे जब दोनों भाई गन्ने का ठेला लेकर अड्डे पर आते हैं तो उनका मशीन काम नहीं करता। मदन थोड़ी देर में ही ऊब कर घर लौट आता है, मगर गगन सांझ तक मशीन को ठीक करने की भरसक कोशिशों के बाद घर आने लगता है, जहां रास्ते के बीचों बीच उसे 3 गन्ना मशीन दिखाई देता है। लगता है ये गन्ना मशीन किसी की नहीं, क्या पता ये गन्ना मशीन मेरे किसी काम आ जाए। वह तीनों गन्ना मशीन को लेकर अपने घर आ जाता है। इसके पुर्जे और चमक देखकर तो लग रहा है जैसे ये गन्ना मशीन एकदम नहीं है, क्यों ना जूस निकालकर इसका पुख्ता पता कर लूं। वह जैसे ही पहले गन्ना मशीन के भीतर एक गन्ना डालकर उसके आगे बर्तन रखता है, गन्ने से निकल रही बूंदें हीरे में बदलकर बर्तन में भर जाती हैं। ये कैसी माया थी, ये गन्ने का रस हीरे में कैसे बदल गया। अरे ये जादू इस गन्ना मशीन का था या इस गन्ने का। फिर वह दूसरे गन्ने मशीन में एक और गन्ना डालता है, जो इस बार उसे सोने की मुहर में बदलकर बाहर निकलती है। इसी तरह वह तीसरे गन्ने मशीन के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इसका मतलब कि ये जादू इन तीनों जादुई गन्ने मशीन का है। गगन खुशी से अपने दोनों भाइयों को तीनों जादुई गन्ना मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुन लखन की आंखों में घनघोर लालच समा जाती है और वह आधी रात को उठकर कहता है, क्यों ना मैं इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर रफू चक्कर हो जाऊं, इससे मैं जीवन भर भारी मेहनत से भी बच पाऊंगा। वह उन तीनों गन्ने मशीनों से मांग करते हुए कहता है, ए जादुई गन्ना मशीन, इस पर मुझे हीरा सोना और पैसा दो। मगर कोई भी गन्ना मशीन लखन को कुछ भी नहीं देते। तभी उसके दोनों भाई उठकर कहते हैं, क्या हुआ भैया, तीनों जादुई गन्ना मशीन में से किसी ने भी हीरे सोने और पैसे नहीं बरसाए? क्योंकि असली तीनों जादुई गन्ना मशीन तो हमारे पास है। हम पहले ही आपके लालची मंसूबों को भांप चुके थे, इसीलिए हमने जादुई तीनों गन्ने मशीन से साधारण गन्ने मशीन की अदला बदली कर दी थी। यकीन नहीं होता तो परख कर देख लीजिए। लखन जादुई गन्ना मशीन के पास आकर जैसे ही उनके भीतर गन्ना डालकर पिराई की विधि शुरू करता है, जादुई गन्ना मशीन तेज चमक से लौवित होकर हीरा सोना और पैसा बरसाती है। गगन मदन, आज मेरे भीतर से स्वार्थ भाव खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ अपने गन्ने के जूस के ठेले को दोबारा शुरू करने के लिए इस एक हीरे की जरूरत है। अब हम तीनों भाई इस जादुई गन्ना मशीन से बेसहारों की मदद करने का जिम्मा उठाएंगे, न कि अपना स्वार्थ पूरा करके। एक रोज तीनों भाई एक साथ गन्ने के जूस का ठेला लिए एक गांव से गुजर रहे थे, तो वह भीड़ को देखकर रुक जाते हैं। अरे चाचा, ये भीड़ कैसी है? अरे बेटा, बेचारे शैलेश भाई ने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के दहेज के सामान के लिए बटोरा था, मगर कल रात चोरों ने गांव पर डेरा डाला और ब्याह का घर जानकर उनके घर से सारे रुपए पैसे जेवर जो भी कुछ था सब लूट ले गए। हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं फौरन घर जाकर इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर आता हूँ। लखन घर जाकर तीनों जादुई गन्ने मशीन को लेकर हाजिर होता है। शैलेश काका, इस जादुई गन्ना मशीन से आपने जो भी खोया है उसे हासिल कर सकते हैं। अरे मगर वो कैसे? तीनों मिलकर पूरे गांव के सामने हर एक जादुई मशीन में जैसे ही गन्ना डालते हैं, जादुई मशीन चमचमाते हुए हीरा पैसा सोना निकालते हैं। अरे ये जादुई गन्ना मशीन तो जिन्न के जादुई चिराग जैसा है। अब इन रुपयों से आप अपनी बेटी के दहेज का सामान और इन हीरे सोने से आप सभी जेवर बना सकते हैं। अरे शुक्रिया बेटा, आज तुमने इस जादुई मशीन के सदुपयोग करके इस बेबस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। तीनों भाई उनकी मदद करने के बाद जादुई गन्ना मशीन को लेकर वापस लौट आते हैं, और जब कभी उन्हें बदहाल कंगाल लोग दिखते तो वह जादुई गन्ना मशीन से इसी तरह उनकी भरसक मदद करके इंसानियत को कायम किया करते थे। भिखारिन सास बहू। अरे ठहरो यहीं, कहाँ बड़े चली आ रही हो तुम भिखारिनो? शनाया और मेनका नाम की दो बेबस भिखारन सास बहू बिगड़ी दशा में होटल में घुस रही थीं कि तभी उस 5 स्टार होटल के मुख्य मालिक स्वराज उन्हें देख लेता है और उनके चेहरे को देखकर उखड़ते स्वर से कहता है, तुम दोनों भिखारन सास बहू आज फिर मुंह उठाकर चली आई? अरे बार बार धक्के खाने के बावजूद भी बेइज्जती करने के लिए चली आती हो यहाँ पे।
साहब, मेरी सास और मैं बेहद भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाओ पैसे। भिखारन सास बहू को स्तब्ध खड़ा देखकर स्वराज कहता है, पल्ले एक पाई तक नहीं हैं? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस 5 सितारा होटल में कदम रखने की? अरे निकाल कर बाहर फेंक दो इन भिखारन सास बहू को। स्वराज के कहने पर होटल के दरबान उन्हें घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद भिखारन सास बहू अपना टूटा फूटा बर्तन लिए बिरजू समोसे वाले के पास आकर हाथ फैलाए हुए भीख मांगकर कहती हैं, भैया जरा 2 समोसे मिलेंगे क्या? बिरजू उन दोनों भिखारन सास बहू की बिगड़ी दशा देखकर बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर कहता है, अरे दाम दो, समोसा लो। मगर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पता था मुझे, तुम्हारी फटी चरदशा साफ साफ बयां कर रही है कि तुम दोनों सास बहू बड़ी भिखारन हो। अरे भाई, 2 समोसे देने से तुम्हें खास घाटा नहीं होगा। अरे अब तलक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सवेरे सवेरे चली आई भिखारन सास बहू बिना पैसों के। हैं? मैं तुमसे अपने समोसे का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। बेचारी 2 रोज की भूखी भिखारन सास बहू पेट की आग बुझाने की खातिर दर दर मारी फिर रही थीं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में भूख उन्हें कूड़ा घर के बाहर लाकर खड़ा करती है। तभी एक शख्स उनकी आंखों के सामने कुछ रोटियां और सब्जी वहां रख जाता है। दोनों एक दूसरे से झूठा बखान करती हुई कहती हैं, अरे बहू, ये खाना तो एकदम सही है, इसे खाकर हम सास बहू का पेट भर जाएगा। भिखारिन सास बहू बहरी तौर पर भले ही खाने को सही जाहिर कर रही थी, मगर दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से सैकड़ों बातें बयान कर रही थीं। हे भगवान, आज हम सास बहू के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ये जानते हुए भी कि ये खाना सड़ चुका है, इसे खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ शायद हमारे ही कर्मों का फल है बहू। भिखारन सास बहू सड़े गले खाने को खाकर फुटपाथ पर ही सो जाती हैं। भिखारन सास बहू की खातिर ये कोई नई बात नहीं थी। वो कभी मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगकर पेट भरती, तो कभी कहीं और जगह से दुत्कारे जाने पर जानवरों को सौंपी गई खुराक को अपना खाना बना लिया करती। समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, आज भी वो भिखारन सास बहू सैकड़ों भिखारियों के बीच साथ पसारे हुए मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तभी भूपति अपने बेटे आरव के संग खाना बांटते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। उन्हें देखकर सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, इससे पहले कि हम भिखारिन सास बहू का इनसे सामना हो, हमें यहाँ से भागना होगा। कल तलक जो सास बहू कूड़े के ढेर में पड़ा खाना उठाकर अपना पेट भर रही थी, आखिर आज क्यों वो इन 2 शख्स से भागती फिर रही थी? जानने के लिए देखते हैं भिखारन सास बहू की कहानी की एक झलक। नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना, नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना। देर रात के 2 बज रहे थे। नशे में धुत शनाया और मेनका घर आती हैं। उनको ऐसे देखकर भूपति और उसका बेटा आरव बेहद बौखलाते हैं। अरे ये कोई वक्त है घर आने का आप दोनों का? है? आप दोनों सास बहू की बुरी आदत से हम बाप बेटे परेशान हो चुके हैं। अरे बेटा, इन समय इन दोनों से बात करना बेफिजूल है, अभी ये नशे में मदहोश हैं। ये कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हुए ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू सिर पकड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। उफ, ये मेरा सर। बहू, लगता है कल किटी पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा ही पी ली थी। तभी दोनों के पति वहां आकर बैठ जाते हैं और ताने भरे लहजे में कहते हैं, अगर कल रात पीने में कमी रह गई हो तो वो अभी पीकर पूरा कर लो। ससुर जी, आप मेरी सासू माँ को क्यों डांट रही हैं? तू चुप कर बहू, एकदम अपनी सास के रंग में रंगी जा रही है। अरे हम दोनों बाप बेटे दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारे पैसे पीने में उड़ाओ। अरे सोसाइटी में और भी सास बहू की जोड़ी हैं जिनकी मिसालें देते नहीं थकते लोग। आप दोनों के बुरे बिहेवियर से पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई हैं आप दोनों। आरव, ठीक है, चिल पिल। दोनों सास बहू को हंसते हुए देख भूपति कहता है, अरे बंद करो ये विलायती बकैती। जब देखो दोनों सास बहू एक ही सुर में एक दूसरे का बचाव करती हो। ये रुतबा पैसा तुम्हारे पति मेहनत से कमाते हैं, उसे बचाना सीखो। अरे मेरे प्यारे पति देव, पैसे कमाना तो पति का परम धर्म है और उन्हें उड़ाना उनकी प्यारी पत्नियों का कर्म है।
भूपति और आरव के लाख समझाने पर भी ना तो सास बहू के बर्ताव बदलते हैं, बल्कि हर एक दिन के साथ उनके खर्चीला शौक बढ़ते चले जाते हैं। वो आए दिन लाखों रुपए महंगी शॉपिंग में उड़ाती हैं। एक शाम दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो सास बहू को औरतों के बीच में बैठकर ताश खेलता देख उनके तलवों का गुस्सा सिर पर चढ़ाता है। मेनका, शनाया, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? दोनों सास बहू बस पत्ते ही तो खेल रही हैं। भूपति के गुस्से को देखकर सभी औरतें वहां से अपना रास्ता नाप लेती हैं और भूपति कहता है, अरे औरतों का काम होता है घर को स्वर्ग बनाकर उनको अच्छी तरह से रखने का, मगर तुम दोनों सास बहू ने इस घर को जुए का अड्डा बनाकर रख दिया है। इतने के बावजूद भी सास बहू पर कहां कोई असर पड़ने वाला था। पीने के साथ उन्हें सैकड़ों बुरी लत पड़ चुकी थी, जैसे लॉटरी, ताश, पब इत्यादि। वो हर एक दिन पति का पैसा फूंक कर अपने बुरे शौक को पूरा करती थी। उनके इस बेहिसाब खर्चीलेपन के चलते उनके पति का कारोबार ठप पड़ गया। घर की अवस्था भी दयनीय हो गई। जहां इस अवस्था में सास बहू को पति का साथ निभाना था, उन दोनों ने अपना स्वार्थ साधकर एक रात बचा खुचा पैसा चुराकर घर से भाग चली। उनसे वो सप्ताह भर होटल में रही, मगर पैसे खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ने लगी। सालों ऐशो आराम में रही सास बहू के फुहरेपन ने उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया। शायद ये हम सास बहू को उन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती हैं, उनके पति उनके सामने आ जाते हैं। मेनका, शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों हमें इन हालातों में मिलोगी। जानती हो, हमने तुम दोनों को कितना तलाशा, यहाँ तक कि अखबार में इश्तिहार तक दिया, मगर तुम सास बहू की कोई खबर न मिली। चलो घर चलो। भूपति के मुंह पर जाने की बात सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और मेनका कहती है, हम दोनों सास बहू ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? माँ, इंसान गलतियों की मूर्ति है। हाँ, हमें अफसोस तो हुआ था कि जिस स्थिति में आपको हम दोनों ने साथ देने की जरूरत थी, आपने अपना स्वार्थ साधा, मगर ईश्वर की कृपा से वो स्थिति अब संभल चुकी है। आरव, मुझे माफ कर दो, सारी गलती सरासर मेरी है। मेरे ससुराल में आने के बाद से ही मैंने माँ जी को खर्चीले शौक के खातिर बहकाया। आज हमें उसका पछतावा है। सड़क पर रहने वाले भिखारियों के बीच रहकर सास बहू को बड़ा सबक मिल चुका था। भिखारी बनकर जी चुकी बुरी स्मृतियों को भूलकर वो सास बहू नए सिरे से सुनहरी शुरुआत करती हैं और भविष्य में दोनों उस गलती को फिर कभी नहीं दोहराती हैं।